हेलो बच्चों, मेरा नाम है संजीव कुमार और आज हम पढ़ेंगे क्वांटम नंबर्स। तो चलो करते हैं स्टार्ट। अब देखो क्वांटम नंबर्स क्या है। क्वांटम नंबर्स बच्चों 4 नंबर का सेट है, NLMS। और ये 4 क्वांटम नंबर्स हमें क्या बताते हैं? लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्वांटम नंबर्स हमें क्या बताते हैं? लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि इलेक्ट्रॉन की लोकेशन कहाँ पर है, इलेक्ट्रॉन कहाँ पर रहता है। अब देखो एग्जैक्ट लोकेशन तो हम निकाल ही नहीं सकते। अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली एंड हाइजेनबर्ग के अनुसार इलेक्ट्रॉन क्या है? वेव है, और एक वेव की एग्जैक्ट लोकेशन निकालना तो मुश्किल है। तो ये क्वांटम नंबर्स हमें क्या बताते हैं? हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना कहां पर अधिक है। ये क्वांटम नंबर्स उस चीज को बताते हैं। अब देखो इलेक्ट्रॉन रहता कहां पर है? इलेक्ट्रॉन शेल में रहता है, और शेल के अंदर कहां रहता है? सब सेल में रहता है, और सब सेल के अंदर कहां रहता है? ऑर्बिटल में रहता है, और ऑर्बिटल में कहां रहता है? स्पिन के अंदर रहता है। आप इस चीज को बच्चों ऐसा समझो कि कोई आपसे आपका घर पूछे कि आपका घर कहां पर है, तो आप क्या बोलोगे? मेरा घर अर्थ पे है। और अर्थ पे कहां पर है? इंडिया में है। और इंडिया में कहां पर है? राजस्थान में है। और राजस्थान में कहां पर है? कोटा में है। और कोटा में कहां पर है? तलवंडी में है। कोटा में कहां पर है? तलवंडी में है। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन कहां रहता है? शेल में रहता है। शेल के अंदर कहां रहता है? सब सेल में रहता है। और सब सेल के अंदर कहां रहता है? ऑर्बिटल में रहता है। और ऑर्बिटल के अंदर कहां रहता है? स्पिन के साथ रहता है। तो ये यहां तक बच्चों आपको बात समझ में आई। अब पढ़ेंगे नंबर 1, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब देखो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स को किसने बताया था? बोहर ने बताया था। और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स को किससे दर्शाते हैं? स्मॉल n से डिनोट करते हैं। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स को स्मॉल n से डिनोट करते हैं। और इसके बारे में किसने बताया था? बोहर ने बताया था। बोहर ने बताया था। अब देखो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स होता क्या है। ये चीज हम सभी जानते हैं कि एटम में न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के अराउंड क्या होते हैं? शेल होते हैं। न्यूक्लियस के अराउंड क्या होते हैं? शेल होते हैं बच्चों। अब देखो अगर n की वैल्यू 1 है, n की वैल्यू 1 है, तो इसका मतलब क्या है? k शेल है। n की वैल्यू 1 है तो कौन सा है? k शेल है। k शेल है। अब देखो n की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती। अगर बच्चों n की वैल्यू 2 है तो l शेल है। कौन सा सेल है? l शेल। अगर n की वैल्यू 3 होगी तो m सेल होगा। m सेल। अगर n की वैल्यू 4 है तो n शेल होगी। कौन सी सेल होगी? n शेल। तो यहां तक बच्चों आपको बातें समझ में आई। और n की वैल्यू ऐसे कहां तक चलती जाएगी? इन्फिनाइट तक। तो एग्जैक्ट में n हमें क्या बता रहा है? शेल की जानकारी दे रहा है। n हमें क्या बता रहा है? नंबर 1, n हमें बता रहा है बच्चों शेल। शेल। अब ये एक चीज समझो बच्चों आप, कि जैसे ही हम न्यूक्लियस से दूर जाते जाएंगे, न्यूक्लियस से दूर जाते जाते हैं तो क्या होता है? एनर्जी बढ़ती जाती है। एनर्जी क्या होती है? इंक्रीज होती है। एनर्जी इंक्रीज होती है। तो नंबर 2, एन हमें क्या बताता है? एनर्जी के बारे में बताता है। किसके बारे में? एनर्जी के बारे में, कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होगी, किस सेल में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होगी। और एनर्जी को किससे निकालते हैं? En इक्वल टू माइनस के 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कि पहले सेल में एनर्जी कितनी होगी इलेक्ट्रॉन की, दूसरे सेल में एनर्जी इलेक्ट्रॉन की कितनी होगी, तीसरे सेल में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होगी। जैसे ही हम न्यूक्लियस से दूर जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ती जाती है। क्यों? क्योंकि अट्रैक्शन कम होता जाता है इलेक्ट्रॉन का। और नंबर 3 क्या बताता है हमें ये? और नंबर 3 बताता है ये हमें साइज, कि भैया एटम का साइज क्या होगा। एटम का साइज क्या होगा? अगर बच्चों देखो, अगर n इक्वल टू 1 है, n इक्वल टू 1 है, इसका मतलब कितनी सेल है इसमें? एक सेल है, तो साइज कितना होगा? ऐसा होगा। अगर n इक्वल टू 2 है तो कितनी सेल होंगी इसमें? 2 सेल होंगी। 2 सेल होंगी तो इसका साइज क्या होगा? थोड़ा सा बढ़ जाएगा। अगर n की वैल्यू 3 होगी तो इसमें कितनी सेल होंगी? 3 सेल होंगी। और 3 सेल में क्या होगा? साइज और बड़ा हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है? n बढ़ेगा तो साइज भी बढ़ेगा। तो इसको ऐसा बोल सकते हैं कि n प्रोपोर्शनली साइज और n प्रोपोर्शनली एनर्जी। तो बच्चों नंबर 2 पढ़ेंगे हम अजीमुथल क्वांटम नंबर। तो चलो करते हैं स्टार्ट।
अब देखो अजीमुथल क्वांटम नंबर को एल से डिनोट करते हैं, स्मॉल एल से डिनोट करते हैं, और अजीमुथल क्वांटम नंबर को जिस व्यक्ति ने बताया था उसका नाम है सोमरफेल्ड। सोमरफेल्ड एक साइंटिस्ट है, उसने अजीमुथल क्वांटम नंबर के बारे में बताया था। अब आप एक बात समझो, अगर बच्चों एल की वैल्यू 0 है, एल की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब एस सब सेल होगी, एस सब सेल। अगर बच्चों एल की वैल्यू 1 है तो पी सब सेल होगी, पी सब सेल। अगर एल की वैल्यू बच्चों 2 है तो डी सब सेल होगी, डी सब सेल होगा। अगर एल की वैल्यू बच्चों 3 है तो एफ सब सेल होगा, एस सब सेल होगा। अब बच्चों आप एक चीज को समझो, हम जानते हैं कि एटम में न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के अराउंड क्या कौन होते हैं, शेल होते हैं। जब इन सेलों को जूम करके देखा गया, जब इन सेलों को जूम करके देखा गया तो हमें पता चला कि सेल के अंदर भी क्या होते हैं, एस पी डी एफ सब सेल होते हैं। एस सब सेल कैसा होता है, स्फीयर के टाइप का गोला होता है। पी सब सेल कैसा होता है, डंबल के आकार का होता है। डी सब सेल कैसा होता है, डबल डंबल होता है, डबल डंबल। और एफ सब सेल कैसा होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, कॉम्प्लेक्स। इसकी आकृति आप बना ही नहीं सकते, इसका आकार हम बना ही नहीं सकते। तो ये चीज बात समझ में आई। और देखो बच्चों, एल की जो वैल्यू है, वैल्यू ऑफ एल, वैल्यू ऑफ एल, वैल्यू ऑफ एल कहां से कहां तक होती है, वैल्यू ऑफ एल होती है बच्चों 0 से n-1 तक, n-1 तक। तो बच्चों एक तरफ लेते हैं शेल, शेल मतलब एल, और दूसरी तरफ लेते हैं एल की वैल्यू, और एल की वैल्यू कहां से कहां तक होती है, 0 से n-1 तक। अगर बच्चों n इक्वल टू 1 है, n इक्वल टू 1 है तो एल की वैल्यू कहां से कहां तक होगी, एल की वैल्यू कहां से कहां तक होगी, 1-1 मतलब 0, मतलब 0 से 0, 0 से 0 का मतलब क्या है, 0, 0 का मतलब क्या है, एस सब सेल होगी, एस सब सेल। अगर बच्चों n की वैल्यू 2 है, n की वैल्यू 2 है तो l की वैल्यू कहां से कहां तक होगी, l की वैल्यू होगी 0 से 1 तक, 2-1 1, तो मतलब 0,1, 0,1 का मतलब क्या है, s, p सब सेल, s, p सब सेल। अगर बच्चों n की वैल्यू 3 है, n की वैल्यू 3 है तो l की वैल्यू कहां से कहां तक होगी, 0 से 2 तक, 0 से 2 तक। इसका मतलब क्या है, 0 भी है, 1 भी है, 2 भी है। कितनी सब सेल हो जाएंगे, 3, s, p, d सब सेल। अगर बच्चों n की वैल्यू 4 है, n की वैल्यू 4 है तो l की वैल्यू कहां से कहां तक होगी, l की वैल्यू होगी 0 से 3 तक, 0 से 3 तक, 4-1 मतलब 3, तो कितने सब सेल होंगे, 0,1, 2, 3। इसका मतलब s, p, d, f सब सेल होंगे, s, p, d, f सब सेल। तो यहां तक बच्चों आपको समझ में आया। अगर बच्चों हमें किसी भी सब सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला क्या है, देखो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब सेल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब सेल इक्वल टू 2 into 2l plus 1। अगर देखो S सब सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन S सब सेल, इन S सब सेल कितने हो जाएंगे, S के लिए L इक्वल टू कितना होता है, 0 होता है, तो 2 into 0 plus 1 कितने हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। तो S सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। अब देखो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को स्मॉल m से डिनोट करते हैं, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को जिस साइंटिस्ट ने बताया था उसका नाम है लिंडे। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें किस चीज के बारे में बताती है, ऑर्बिटल्स के बारे में बताती है। तो लिख सकते हैं इट टेल्स अबाउट ऑर्बिटल इन अ सबसेल, इन अ
सब सेल कि एक सब सेल में कितने ऑर्बिटल होंगे। देखो n हमें क्या बता रहा था, n हमें शेल के बारे में बता रहा था और l हमें क्या बता रहा था, सब सेल के बारे में बता रहा था। और m हमें क्या बता रहा है, m हमें बता रहा है ऑर्बिटल्स के बारे में, ऑर्बिटल्स के बारे में। अब बच्चों इसको आप ऐसा समझो, देखो इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है, इलेक्ट्रॉन सबसे पहले शेल में रहता है और शेल के अंदर कहाँ रहता है, सब सेल में रहता है और सब सेल के अंदर कहाँ रहता है, ऑर्बिटल्स में रहता है। कहाँ पे रहता है, ऑर्बिटल्स में, ऑर्बिटल्स में रहता है इलेक्ट्रॉन। और देखो बच्चों m की वैल्यू -l से +l तक होती है, तो लिख सकते हैं वैल्यू ऑफ m, वैल्यू ऑफ m कहाँ से कहाँ तक होती है, -l to +l। इसको बच्चों ऐसा भी लिख सकते हैं m की वैल्यू को -l +l, मतलब +l के बराबर या उससे कम, -l के बराबर या उससे ज्यादा। तो बच्चों अब एक काम करते हैं, एक तरफ सब सेल लेते हैं, एक तरफ क्या लेते हैं, सब सेल, सब शेल, मतलब l की वैल्यू, l की वैल्यू, और एक तरफ लेते हैं ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स मतलब m की वैल्यू, और m की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है, -l to +l, -l to +l। तो बच्चों अगर l की वैल्यू 0 होगी, l की वैल्यू 0 होगी तो कौन सा सब सेल होगा, s सब सेल होगा, s सब सेल। अगर s सब सेल होगा तो m की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, m की वैल्यू होगी -0 to +0, इसका मतलब 0, और 0 तो एक ही आ रहा है, इसका मतलब s सब सेल में एक ही ऑर्बिटल होगी। अगर बच्चों l की वैल्यू 1 होगी तो कौन सा सब सेल होगा, p सब सेल, p सब सेल। आपको पता है ना s के लिए l का मान कितना होता है, 0, p के लिए l का मान कितना होता है, 1, d के लिए l का मान कितना होता है, 2 होता है, और f के लिए l की वैल्यू कितनी होती है, 3 होती है। अब देखो p के लिए m का वैल्यू जो होगी -1 to +1 होगी, -l to +1, इसका मतलब -1 है, 0 है और +1 है। तो देखो इसमें 3 वैल्यू आ रही हैं, तो इसका मतलब p सब सेल में 3 ऑर्बिटल्स होंगे, 1, 2 और 3। तो इनके नाम ऐसे हो सकते हैं, ये -+1 हो सकता है, बीच वाला हमेशा 0 होता है और लास्ट वाला +-1 हो सकता है। मतलब अगर आप इसको -1 ले रहे हो तो इसको 0 लेना पड़ेगा, इसको +1 लेना पड़ेगा। अगर आप इसको +1 ले रहे हो तो ये 0 होगा और ये -1 होगा, और बीच वाला हमेशा pz होता है, और ये आगे वाला होता है px, और पीछे वाला होता है pz। सॉरी फॉर। अब देखो बच्चों अगर l की वैल्यू 2 है, l की वैल्यू 2 है, तो l की वैल्यू 2 है तो इसका मतलब कौन सा है, d सब सेल है, d सब सेल। और d सब सेल है तो m की वैल्यू बताओ कहाँ से कहाँ तक होगी, m की वैल्यू होगी -2 से +2 के बीच में, इसका मतलब -2 आएगा, -1 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर +1 आएगा और फिर +2 आएगा। तो कितनी वैल्यू आ रही है, 1, 2, 3, 4, 5। तो इसका मतलब ये हुआ डी सब सेल में 5 ऑर्बिटल होंगे, 2, 3, 4 और 5, 1, 2, 3, 4, 5। अब देखो अगर आप इसको -+2 होगा, ये -+1 होगा, ये 0 होगा, ये +-1 होगा, ये +-2 होगा। अगर हम इसको -2 ले रहे हैं तो इसको -1 लेना, इसको 0 लेना, ये +1 होगा, ये +2 होगा। अगर आप इसको +2 ले रहे हो तो इसको +1 लेना, बीच वाला 0 लेना, फिर -1 लेना और फिर -2 लेना। अब देखो बीच वाला क्या होता है, बीच वाला हमेशा होता है
डी जेड स्क्वायर, इनके नाम भी हैं। जीरो वाला कौन सा होगा, डी जेड स्क्वायर, और आगे वाला कौन सा होता है, डी एक्स वाई, फिर ये वाला होगा डी वाई जेड, और इसके आगे वाला होगा डी जेड स्क्वायर, उसके आगे वाला होगा डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और लास्ट वाला होगा डी जेड एक्स, डी जेड एक्स। अगर दोस्तों अगर आप इसको डी जेड एक्स ले रहे हो तो आगे वाला होगा फिर डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, बीच वाला डी जेड स्क्वायर, फिर ये डी वाई जेड, और पीछे वाला डी एक्स वाई। तो एल की वैल्यू 3 है, एल की वैल्यू 3 है, तो कौन सा सब सेल होगा, एफ सब सेल, एफ सब सेल। अगर एफ सब सेल है तो एम की वैल्यू बताओ कहाँ से कहाँ तक होगी, एम की वैल्यू होगी -3 से +3 तक। तो इसका मतलब ये हुआ -3 आएगा, -3 के बाद -2 आएगा, फिर -1 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर +1 आएगा, फिर +2 आएगा, और फिर +3 आएगा। अब देखो कितनी वैल्यू आ रही है, 1 2 3 4 5 6 7। तो इसका मतलब ये हुआ एफ सब सेल में, एफ सब सेल में 7 ऑर्बिटल होंगे। कितने, 7 ऑर्बिटल, 7, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7। तो बीच वाला हमेशा क्या होता है, 0 होता है, और आगे वाला क्या होगा, -+3 होगा, फिर -+2 होगा, फिर -+1 होगा, ये +-1 होगा, ये +-2 होगा, ये +-3 होगा। अगर ये -3 है तो ये -2 होगा, ये -1 होगा, ये 0 होगा, +1 होगा, +2 होगा, +3 होगा। अगर आगे वाला +3 ले रहे हो तो ये +2 होगा, ये +1 होगा, ये 0 होगा, -1 होगा, -2 होगा, -3 होगा। तो बच्चों नंबर 4 पढ़ेंगे हम स्पिन क्वांटम नंबर, और स्पिन क्वांटम नंबर को जिन साइंटिस्ट ने बताया था उनका नाम है यूलेनबेक एंड गोल्डस्मिथ। और स्पिन क्वांटम नंबर हमें किस चीज के बारे में बताता है, स्पिन के बारे में बताता है कि इलेक्ट्रॉन का स्पिन कैसा होगा। इलेक्ट्रॉन का स्पिन या तो क्लॉकवाइज होगा या फिर एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो चलो एक बार इसको लिख लेते हैं। अब देखो स्पिन क्वांटम नंबर को स्मॉल एस से डिनोट करते हैं, और स्मॉल एस को मतलब स्पिन क्वांटम नंबर को किन साइंटिस्ट ने बताया था, यूलेनबेक एंड गोल्ड स्मिथ। और देखो स्पिन क्वांटम नंबर हमें किस चीज के बारे में बताता है, स्पिन क्वांटम नंबर बताता है हमें स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो क्या लिख सकते हैं, इट टेल्स अबाउट स्पिन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, कि इलेक्ट्रॉन का स्पिन कैसा होगा। इलेक्ट्रॉन का स्पिन या तो क्लॉकवाइज होगा या फिर एंटी क्लॉकवाइज होगा। अब देखो बच्चों, अर्थ सन के अराउंड घूमती है और अर्थ अपने एक्सिस पे भी घूमती है, ऐसे ही इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर घूमता है और इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस पे भी घूमता है, या तो वो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा या फिर क्लॉकवाइज घूमेगा। आप इसको ऐसे समझो, सन के अराउंड कौन घूमता है, अर्थ घूमता है, अर्थ। लेकिन अर्थ अपने एक्सिस पे भी तो घूमता है, अर्थ अपने एक्सिस पे भी घूमता है। ऐसे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर घूमता है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर घूमता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस पे भी घूमता है, या तो वो क्लॉकवाइज घूमेगा इलेक्ट्रॉन, या फिर इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज। अब इसको ऐसा समझो, देखो एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं विद अपोजिट डायरेक्शन के। इसको लिख सकते हैं मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन विद अपोजिट डायरेक्शन। अगर देखो बच्चों, अगर एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूम रहा है, अगर एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूम रहा है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज। दूसरा इलेक्ट्रॉन कैसा घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज। ये क्लॉकवाइज है तो दूसरा कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज। अगर क्लॉकवाइज है तो इसको अपन लिख सकते हैं प्लस के 1/2, अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो माइनस के 1/2। ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि क्लॉकवाइज है तो प्लस के 1/2 होगा। अगर एक को हम प्लस 1/2 ले रहे हैं तो दूसरे को माइनस के 1/2 लेंगे। अगर दूसरे को प्लस के 1/2 ले रहे हैं तो पहले वाले को माइनस के 1/2 लेंगे। तो बच्चों पहला क्वेश्चन है, फाइंड टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल
ए दिया हुआ है n इक्वल टू 3, मतलब शेल दी हुई है n इक्वल टू 3, और v दिया हुआ है मतलब सब सेल का मान दिया हुआ है यहाँ पे l इक्वल टू 2। तो देखो पहला ये वाला नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन एन शेल। क्या फॉर्मूला बताया था मैंने नंबर ऑफ ऑर्बिटल सेल में निकालने का? क्या बताया था? n स्क्वायर। देखो n की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 3, तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9। अब देखो नंबर बी क्या दिया हुआ है यहाँ पे सब सेल दी हुई है, तो क्या फॉर्मूला बताया था मैंने सब सेल के लिए? नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन अ सब सेल क्या बताया था 2l + 1। l की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2, मतलब 2 × 2 + 1 कितना हो गया 5। तो इसका आंसर आ गया। अब देखो डिस्क्राइब द सब सेल n की वैल्यू दे रखी है, l की वैल्यू दे रखी है, हमें सब सेल बनानी है। तो देखो पहले कौन कौन सी सब सेल होती हैं? 4, s p d और f। s के लिए l की वैल्यू कितनी होती है 0, p के लिए वैल्यू कितनी होती है 1, d के लिए कितनी होती है 2 और f के लिए कितनी होती है 3। लेकिन एक चीज यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज है, n की वैल्यू हमेशा l से ज्यादा होगी। n की वैल्यू हमेशा l से ज्यादा होगी बिकॉज l की वैल्यू कहां से कहां तक होती है 0 to n-1। अगर n की वैल्यू 2 है यहाँ पे तो l की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 और 1, जो कि n से कम है, जो कि n से कम है। अब देखो यहाँ क्या हो जाएगा 3 0 मतलब 3s, इसका क्या हो जाएगा 4p, इसका क्या हो जाएगा 4d, इसका क्या हो जाएगा 3f, इसका क्या हो जाएगा 2f, इसका क्या हो जाएगा 5s, इसका क्या हो जाएगा 2p। लेकिन देखो इसमें n और l की वैल्यू कैसी हो रही है? इक्वल हो रही है। इसका मतलब ये एग्जिस्ट नहीं करता है, ये 3f सब सेल एग्जिस्ट नहीं करती है। और देखो यहाँ पे n की वैल्यू कम है और l की वैल्यू ज्यादा है, इसका मतलब ये वाली सब सेल भी एग्जिस्ट नहीं करती है। तो यहाँ तक उतार लो, फिर और क्वेश्चन करते हैं। तो नंबर 3 क्वेश्चन है बच्चों, फाइंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। as 2s और b है 3p। तो क्या होता है ऑर्बिटल, क्या होता है फॉर्मूला ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कितना होता है? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कितना होता है बच्चों? √L × l+1 कट h। अब देखो यहाँ पे 2 को तो देखो मत, s को देखो। तो s के लिए l की वैल्यू कितनी होती है 0, तो यहाँ पे रख दो 0, तो 0 0+1 कट h, मतलब टोटल कितना हो गया 0। अब देखो इस वाले में देखो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या होता है फॉर्मूला √L × l+1 कट h। अब देखो 3 को तो मत देखो और p को देखो। p के लिए l की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो l की जगह कितना रख दो 1 रख दो। 1 × 1+1 कट h कितना हो गया √2 कट h। ये इसका आंसर हो गया। ये उतार लो, फिर और क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों नंबर 4 क्वेश्चन है, चूज इनकरेक्ट सेट ऑफ क्वांटम नंबर। तो बच्चों इसमें आपको दो चीज़ ध्यान रखनी है। एक तो n की वैल्यू l से ज़्यादा होगी, नंबर 2 m की जो वैल्यू होगी -L2 + L होती है। अब देखो ये वाले में n की वैल्यू l से ज़्यादा है, सही है, और m की जो वैल्यू होगी -0 से +0 मतलब 0, सही है, और s की वैल्यू कितनी है +1/2, और s की वैल्यू तो +1/2 होगी या फिर -1/2 होगी। अब देखो b वाले में n की वैल्यू l से ज़्यादा है, ठीक है, और m की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1 से +1 मतलब +1, तो इसमें +1 आ रहा है, ये सही है, ये सही है। अब देखो इसमें n की वैल्यू l से ज़्यादा, ठीक है, और m की जो वैल्यू होगी -0 से +0 मतलब 0, तो 0, और ये सही है। अब देखो इसमें
एन की वैल्यू 3 है और एल की वैल्यू 1 है, मतलब एन की वैल्यू ज़्यादा है, एल की वैल्यू कम है, ये सही है। और एम की जो वैल्यू होगी -1 से +1 होगी, लेकिन यहाँ तो -2 आ रहा है, इसका मतलब ये इनकरेक्ट है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5, चूज करेक्ट सेट ऑफ काउंटर नंबर। तो इसमें भी आपको दो चीज़ ध्यान रखनी है, एक तो एन की वैल्यू एल से हमेशा ज़्यादा होगी, दूसरी एम की जो वैल्यू होगी -L2 + L होगी। और देखो पहले वाले में एन की वैल्यू एल से ज़्यादा है, ठीक है, और एम की जो वैल्यू होगी -0 से +0 मतलब 0, लेकिन यहाँ तो +1 आ रहा है, तो इसका मतलब ये तो इनकरेक्ट है। और एस की वैल्यू या तो -के 1/2 होगी या फिर +के 1/2 होगी। अब देखो इसमें एन की वैल्यू एल से ज़्यादा है, ठीक है, और एम की जो वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी -1 to +1, लेकिन इसमें तो +2 आ रहा है, मतलब ये तो इनकरेक्ट है। अब देखो इसमें एन और एल देखो कैसे हो गए, सेम हो गए, तो इसको मतलब इसको तो चेक करने की जरूरत नहीं है, और हमें पता है एन की वैल्यू हमेशा एल से ज़्यादा होती है, लेकिन ये तो इक्वल हो गए, तो इसका मतलब ये भी इनकरेक्ट है। अब देखो ये वाला चेक करते हैं, एन की वैल्यू एल से ज़्यादा है, ठीक है, और एम की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी -1 to +1, तो इसमें -1 आ रहा है, इसका मतलब ये करेक्ट है।